इतना तो आप सब लोगों को पता होगा कि न्यूटन के ऊपर किसी टाइम में एक एप्पल गिरा था। उसके सर पे जो एप्पल गिरा था तो आज भी हम लोग कहते हैं काश वो पेड़ ही गिर जाता उसके ऊपर तो अच्छा था। बट ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर न्यूटन के ऊपर वो एप्पल ना गिरता तो न्यूटन उसकी स्टडी के पीछे एक कैलकुलस जैसी बड़ी मैथमेटिक्स की ब्रांच खड़ी ना कर देता। और कैलकुलस क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट लेक्चर होगा और कंप्लीट सिलेबस के अंदर हम आज के इस वीडियो के अंदर कैलकुलस और कैलकुलस की स्टार्ट और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और मैं नहीं मानता कि पेड़ गिरता, एप्पल ही गिरना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे ही इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कवर की हैं, हमने न्यूटन के मेथड्स की वजह से डिस्कवर की हैं। अगर वो चीज़ ना होती, अगर हम कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग को ना समझ पाते जिस तरह न्यूटन ने उसको डिस्क्राइब किया था, हाँ साथ साथ में कोई और दूसरे भी जो मैथमेटिशियंस थे वो काम कर रहे थे, लिबनीज़ था, कॉशी, लेग्रांज, बहुत सारे थे, वो बाद में आते रहे। बट जो न्यूटन की जो स्टार्ट थी और उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो उसने अंडरस्टैंडिंग का मेथड दिया वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हुआ क्या था। अगर हम याद करें कि हम क्या कहते हैं कि न्यूटन किसी एप्पल के नीचे मौजूद था, एप्पल के पेड़ के नीचे सॉरी, तो न्यूटन किसी एप्पल के पेड़ के नीचे यहाँ मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एप्पल है और न्यूटन बाबा यहाँ पे अपना आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एप्पल न्यूटन के ऊपर गिरा। तो न्यूटन ने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि लोग, कि वो एप्पल नीचे क्यों गिरा। न्यूटन ने इस बात पे ग्रेविटी को डिस्कवर कर लिया। ग्रेविटी थी, लोग इतने हज़ारों सालों से ज़िंदा थे, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि अगर ऊपर से कोई चीज़ छोड़ी जाएगी वो नीचे गिरेगी, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटी। ना न्यूटन ने नाम वर्ड ग्रेविटी दिया था। ग्रेविटी तो सबको पता था कि ग्रेविटी चीज़ है, पर इसके पीछे की साइंस जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने कहा कि एक तो ये एप्पल नीचे गिरा है, क्यों गिरा है, क्योंकि ग्रेविटी है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, उसको पता था कि ग्रेविटी का फोर्स है। बट उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो मून है वो इस अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये जो रोटेशन होती है मून की अर्थ के अराउंड, अगर ये अर्थ का हम सरफेस मान लें, ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये मून है, तो अर्थ के अराउंड जो मून रोटेट कर रहा है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी हम ये डिस्कस नहीं करें कि ग्रेविटी काम किस तरह करती है, क्योंकि न्यूटन ने भी इसका आंसर नहीं दिया था कि ग्रेविटी काम किस तरह करती है, बट ये बताया था कि ग्रेविटी है और ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसने बता दिया बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इट मीन्स अगर ये जो डिस्टेंस है इनके सेंटर के दरमियान, लेट्स सपोज ये सेंटर मान लेते हैं और लेट्स सपोज हम आगे यहाँ पे उसका सेंटर मान लेते हैं अर्थ का, तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर लिया जाए तो न्यूटन ने कहा कि वो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं, हम इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग के वो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ लें आप, घबराइएगा नहीं, फिजिक्स के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले, मैथ का डिस्कस करने वाले हैं, बट इसी पे सारी चीज़ बेस है, तो हमें ये चीज़ को समझना होगा। तो अगर हम कहें कि अगर हम f प्रोपोर्शनल टू 1/r², मैं जस्ट नीचे वाला पोर्शन इन्वर्स प्रोपोर्शन का कंडीशन ले रहा हूँ, तो अगर हम 1/r² की कंडीशन ले लें तो इट मीन्स f इज़ चेंजिंग इन्वर्सली विद रिस्पेक्ट टू r। अगर r इंक्रीज हो रहा है तो f चेंज हो रहा है, f डिक्रीज हो रहा है, अगर f r से डिक्रीज हो रहा है तो f इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात है, इट मीन्स ये दो ऑब्जेक्ट जितने करीब होते हैं उतना उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जितना दूर होते हैं उतना इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो ये चीज़ वो डिस्क्राइब कर रही है। और अगर हम इसको ग्राफिकल नोटेशन में अगर दिखाएं कि लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कोई कांस्टेंट आ गया, उसके बाद ये r² है k, और इस कांस्टेंट को अगर हम निगलेक्ट कर ले फिलहाल के लिए, और अगर इसकी मैं डायग्रामेटिक फिगर बनाऊँ, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ, तो ग्राफ अगर लेट सपोज फोर्स इज डिपेंडेंट टू दी r, कि r के चेंज होने से फोर्स चेंज होगी। तो मैंने क्या कहा था कि जब f बहुत ज़्यादा है r बहुत कम होगा, इट मीन्स f बहुत ज़्यादा है।
आर बहुत कम है, इट मीन्स जितना लेफ्ट पे, यहाँ पे तो दोनों ज़ीरो हैं, जितना ऊपर आएगा उतना एफ ज़्यादा होगा, जितना लेफ्ट पे होगा आर छोटा होगा। तो देखें, और ये वैल्यू इस तरह ग्राफ इसका बनता है कि जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, देखें आर की वैल्यू इस साइड पे इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे आर इंक्रीज़ हो रहा है एफ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वैल्यू हमारी नीचे जा रही है। इसको इस तरह कर लेते हैं, ये डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, और जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, लेफ़्ट साइड पे जा रही है, और एफ़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इस तरह का एक ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ को अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें, सारी साइंस स्लोप के पीछे आएगी, अगर इसका हम स्लोप निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा। आपने स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो निकालना इजी है, आपने सीखा भी होगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हो, लेट सपोज x1 y1 x2 और y2। स्लोप क्या हो जाएगा, m दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज इन y एंड रेट ऑफ चेंज इन x। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये y हो गया और ये x हो गया, ये रेट ऑफ चेंज इन y है, ये रेट ऑफ चेंज इन x है, उसको हमने सिंपल डिफाइन कर दिया। पर ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लग सकती, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, ये तो एक कर्व पाथ है। जब ये कर्व पाथ है तो इट मीन्स इसका स्लोप निकालने के लिए हमें कुछ और मेथड यूज़ करना होगा। न्यूटन ने यही मेथड यूज़ किया, बट एक और टर्मिनोलॉजी के अंदर, एक नई मैथमेटिक्स की फील्ड खड़ी कर दी इसके ऊपर। तो चीज़ें वो डिस्कस करते हैं कि वो मेथड क्या है जिसकी मदद से ये चीज़ डिस्कवर हुई। चलें उस मेथड को डिस्कस करते हैं। सो वो चीज़ क्या है, वो सिंपल सी चीज़ है। अगर लेट सपोज मैं इसका ग्राफ बना लूँ, अगर ये हमारे पास आर का एक्सिस है और ये एफ का एक्सिस है, अब आप चाहें तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हम वाई मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, कॉन्सेप्ट सेम है, हम सिर्फ आर आई और एक्स मान रहे हैं। और हमें पता है कि वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ये भी हमें कंफर्म है। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं क्या कहूँ कि अगर ये ग्राफ में इस तरह बना दूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जितना f कम हो रहा है उतना r कम हो रहा है। यहाँ पे ये f और r काम नहीं कर रहे, बट मैं इसको इसी तरह फिगर लेने वाला हूँ, तो f और r को भूल जाए। रीज़न बिहाइंड दिस इज इट इज़ अ कर्व पाथ। अगर हम कर्व पाथ का निकाल गए स्लोप तो हमें उसकी उस फिगर का स्लोप निकल आएगा, तो हम इजीली इस फिगर का स्लोप निकाल सकते हैं, उसका भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट वो नेगेटिव टर्म्स में आता, तो इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव टर्म्स में लेके जाने के लिए इस तरह मैं इसका कर्व बना रहा हूँ। चलो y इज इक्वल टू ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन 0,0। अगर मैं यहाँ पे इसका अगर कोई भी दो पॉइंट उठा लेता हूँ, लेट सपोज ये पॉइंट आ गई एक फर्स्ट पॉइंट, जिसको मैं क्या मान लेता हूँ x1, और इसी के अगर रिस्पेक्ट टू y के अंदर देखें तो y1, तो ये हो जाएगा x, y1, तो ये पॉइंट आ गई x, y1, ठीक है। और लेट्स सो मैं इसको x ही मान लेता हूँ फॉर आवर डेरिवेशन, तो ये क्या हो गया x, y, तो ये कोई पॉइंट है x, y के अकॉर्डिंग। और ऐसे हम आगे जाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा जो कि हो जाएगा x2 और y2, x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, x2 y2 x1 y1। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्लोप निकालूँ तो वो क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये अगर देखें तो ये हो जाएगा y, क्योंकि y कैसे होगा, लेट सपोज ये हमारा y2 हो गया और ये हमारा x1 हो गया, यहाँ पे x2 सॉरी। अच्छा, अब देखा जाए तो ये y1 था इस साइड पे और इस साइड पे y2 है, इन दोनों का डिफरेंस हमने y सपोज कर लिया, देखो ये डिफरेंस सेम है, और इस पॉइंट को हमने x मान लिया क्योंकि ये x2 है, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेके ये x1 है, तो इन इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें आप तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, सिंपल, तो ये आपका x हो गया। अच्छा, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो स्लोप हो जाएगा कि m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पर देखें ये स्लोप किसका है, ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है जो कि x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करके बनती है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से जो स्लोप बना है दैट इज दिस स्लोप, नॉट द स्लोप ऑफ द कर्व पाथ। कर्व पाथ का स्लोप नहीं है ये। तो कर्व पाथ का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा करीब ले आते हैं। अगर इन पॉइंट्स को थोड़ा करीब ले आए, लेट सपोज मैं इस पॉइंट एक x2 y2 को यहाँ ले आता हूँ और
x1 y1 को यहाँ ले आता हूँ फॉर दी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये देखें ये करीब आ गए और ये y बन गया, अब ये x बन गया। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो इस तरह होगा। चीज़ नोट कर रहे हैं आप कि पहले इनका डिफरेंस देखें इस स्लोप का, इस लाइन का, इस सेकेंड जो जा रही है, अभी ये सेकेंड है क्योंकि दो जगहों में टच कर रही है, पर यहाँ से अगर आएँ तो ये बिल्कुल उसके टेंजेंट जाने वाली है ये लाइन। क्यों जाने वाली टेंजेंट, तो आप देख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, सेकेंड आस्ते आस्ते कर्व पाथ की तरफ मूव कर रही है। इसको मैं और छोटा कर लूँ, अगर मैं ये 2 पॉइंट्स यहाँ बना लूँ बहुत ही करीब, तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है, इट मीन्स अगर एक पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट समझ में बिल्कुल उसके साथ है, बिल्कुल उसके साथ। और अगर ये कर्व पाथ के इस तरह गुजर रहे हैं और यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ जो इन दोनों को ज्वाइन करके जाएगी तो इस तरह जाएगी। उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह कि मैं इसको दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूँगा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास कि अनडू करें इसको, तो हम दोबारा बनाते हैं इसको कि वो क्या बन जाएगी चीज़, वो इस तरह चीज़ बन जाएगी कि अगर मैं हमारे पास ये कर्व पाथ आ रही है और ये y हो गया, ये x हो गया, एक हमने ये पॉइंट ले ली और एक पॉइंट हमने ये ले ली, दो करीबी पॉइंट्स ले लिए, और अगर मैं देखूं तो ये हो गया y1 और ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें तो कितना, ये y और ये x। देखिए इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो छोटा होता जा रहा है और ये पॉइंट्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैच कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अभी भी ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, क्योंकि आप याद रखें 2 पॉइंट्स मिला के लाइन बनी है, अगर ये एक पॉइंट पे टच करता तब क्या चीज़ बनती, अगर ये एक पॉइंट पे टच करे तो इट मीन्स वो एक पॉइंट पे कब टच करेगा, जब इसकी जो x2 माइनस x1 की जो विड्थ है, x2 माइनस x1 की जो विड्थ है, तो क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि जो डिस्टेंस था, एक यहाँ पे अगर ले लें पॉइंट और एक यहाँ पे ले लें, तो ये जो डिस्टेंस था ये x2 माइनस x1 था, इसकी जो विड्थ है ऑलमोस्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर दोनों को ही हम एक साथ ले लें बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऐसी हो जाएगी जहाँ पे x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 0, पर x2 माइनस x1 0 हुआ तो इट मीन्स x2 बराबर हो जाएगा x1 के, जो कि हमें लेना ही नहीं, हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो x2 माइनस x2 इक्वल्स टू x1 अगर कंडीशन आ गई तो दैट इज़ नॉट अवर स्लोप, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। तो x2 माइनस x1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बट एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए कि अगर हमें कहूँ x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 के अप्रोच करेगा, अगर लेट्स वो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ कि जो इसकी लिमिट है कि लिमिट x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग 0। x2 माइनस x1 की जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच करेगी, इट मीन्स वो 0 नहीं है, बट इट इज़ इन द नेबरहुड ऑफ 0, इट इज़ द क्लोजेस्ट वैल्यू टू द 0 फ्रॉम द आइदर साइड, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, दोनों तरफ से, मतलब कि इस साइड से आए या इस साइड से आए, दोनों तरफ से 0 को अप्रोच कर रही हो। तो इट मीन्स ये हमारा x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमारा एक स्लोप मिल जाएगा। ये जो कंप्लीट डिस्कशन हमने की है, इस कंप्लीट डिस्कशन की एक डेरिवेशन निकलेगी। इस डेरिवेशन की मदद से जो एक फार्मूला जनरेट होगा, दैट फार्मूला विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट इफ दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्योंकि हम हर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ दिस लिमिट x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0 अप्रोचेस 0, तब ये चीज़ डिफाइन होगी। अब डिफरेंशिएबल, ये जो मैंने आपको टर्म समझाए बिल्कुल ग्राफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझाए, एनालिटिकल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग समझाए, पर इसको अगर हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझें, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम उसको इस टर्मिनोलॉजी में समझें जिसके अंदर ये पॉइंट्स ना आए, x2 माइनस x1 और ये m स्लोप, इस तरह की चीज़ें ना आए, तो उसको किस तरह समझेंगे, तो उसका फॉर्मूला डिस्कवर करना बहुत ईजी है। वो किस तरह होगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लूँगा और यहाँ से इसका फॉर्मूला जनरेट करूँगा, तो वो किस तरह जनरेट होगा, अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, दैट इज़ ओरिजिन 0,0 एंड ये हमारे पास कर्व पाथ। अभी हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स की मदद से अगर हम देखें तो ये हमारा पास क्या है, ये x है और ये हमारे पास क्या है, ये y है, ठीक है, ये x और ये y हो गया।
याद रहे मैंने आपको क्या समझाया था कि y इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो भी x होगा उसका फंक्शन होगा y, क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन x, x यूर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो हम चीज़ ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ x, y क्या होगा हमेशा x का फंक्शन होगा, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं क्या कहूँ कि x यहाँ से थोड़ा आगे जाता है, अब थोड़ा आगे का मतलब क्या होगा बिल्कुल साथ में, पर अगर मैं थोड़ा आगे इसको करूँ तो इसकी फिगर सही नहीं बनेगी। अब समझ लें कि इस चीज़ को मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, अब ये थोड़ा ही आगे है, अब आपको तो विजुअली इसको बहुत आगे दिख रहा है, समझे ये माइक्रोस्कोप की वजह से हमने जूम कर दिया उसको, इस तरह समझे कि इतना डिस्टेंस माइक्रोस्कोप में दिख रहा है आपको, तो ये थोड़ा आगे गया है x, तो वो थोड़ा x कितना आगे गया है, अगर लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ x गया है डेल्टा x, अभी डेल्टा x है, लोग यहाँ पे h भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्जी, आप h भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये कैपिटल डेल्टा x भी यूज़ कर सकते हैं, जो टर्मिनोलॉजी बुक में यूज़ होती है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ डेल्टा x, तो ये x थोड़ा सा आगे गया, दैट इज़ डेल्टा x, द चेंज इन x इज वेरी माइन्यूट वैल्यू, दैट इज़ डेल्टा x। इस तरह तो अगर यहाँ पे x में थोड़ा चेंज आया तो यहाँ पे y में भी थोड़ा चेंज आया, दैट इज़ डेल्टा y। क्यों? क्योंकि वो इतना x में चेंज आया है तो साथ साथ इतना y में भी तो चेंज आया है ना, तो इस हिसाब से ये पॉइंट क्या हो जाएगी, x तो ये पहले था, इसमें ये थोड़ा ऐड हो गया x डेल्टा x, और ये क्या हो जाएगा y डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे जो y होगा हमारा वो y क्या होगा, यहाँ पे होगा y डेल्टा y, और वो होता क्या है, वो होता है एफ ऑफ दिस कोऑर्डिनेट का फंक्शन, तो वो कोऑर्डिनेट का फंक्शन क्या है x प्लस डेल्टा x, तो वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। बात क्लियर हो गई होगी कि हमारा y प्लस डेल्टा y वो है x प्लस डेल्टा x का फंक्शन, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, क्योंकि y इज ऑलवेज एफ ऑफ x, जब x की कोऑर्डिनेट ही x प्लस डेल्टा x है तो उसका फंक्शन भी क्या होगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने चीज़ डिस्कवर कर ली, यहाँ तक। अगर मैं इसको स्लोप फाइंड करूँ, इसकी मैथमेटिकल मीनिंग में अगर जाएँ तो स्लोप कैसे फाइंड होगा, ये दो पॉइंट्स हैं जो माइक्रोस्कोप में आपको दिख रहे हैं कितने एक्सटेंडेड है, वरना वो बिल्कुल करीब है, इनके अंदर जो चेंज आया है डेल्टा x, बहुत ही छोटा चेंज, आप इसको मान सकते हैं कि डेल्टा x इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, ऑलमोस्ट मतलब कि इट इज़ 0.0000 इनफाइनाइट जीरोस 1, अगर 1 आ जाए इतना लास्ट में तो इतना छोटा डिस्टेंस होगा ये। तो वो किस तरह अगर इसको हम सॉल्व करें तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकालना तो आपको पता ही है कि स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा, चेंज इन y क्या है, चेंज इन y क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बल्कि एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, या फिर इसको अगर मैं कहूँ और ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। चेंज इन वाई क्या है, ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो है, पहले इस पॉइंट पे था, एफ ऑफ एक्स पर था, अब यहाँ पे मौजूद है, इट मीन्स इसमें से ये माइनस कर दें, इस कंप्लीट लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दें तो आपको ये चेंज मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई, और साथ साथ में क्या कर सकता हूँ चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स क्या आया, चेंज इन एक्स और कुछ नहीं, इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देनी आपने, ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और ये चेंज इन एक्स है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेंज इन वाई की वैल्यू ये है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू सॉरी वाई, तो ये वाई की वैल्यू, चेंज इन विद एक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो दैट इज ये, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। क्या ये स्लोप है? नहीं, अभी तक ये सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो अगर इसकी मैं ड्रॉ करूँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, तो वो जो लाइन को ज्वाइन करते हुए जो पॉइंट बनेगी दैट विल ऑलवेज बी सेकंड बिकॉज इट इज टचिंग एट दी टू डिफरेंट पॉइंट्स, वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रही है इसको, तो ये सेकंड है। सेकंड तो मैं फाइंड नहीं करनी, मैं टेंजेंट फाइंड करनी, क्योंकि टेंजेंट ही स्लोप होता है, टेंजेंट ही स्लोप होता है। तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करना होगा,
अगर ये जो डिफरेंस आया है और ये जो डिफरेंस आया, इन दोनों डिफरेंस को हम क्या मान लें, ये डिफरेंस अगर लेट सपोज ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा आगे इधर गई है, यहाँ से ये आगे जाती ही नहीं, ये पॉइंट यहीं पर रहती, तो इसके ऊपर जो लाइन बनती दैट वुड बी, वो यहीं पे आती, वो होती स्लोप, वो होती टेंजेंट। बट अब वो पॉइंट यहाँ पे कैसे होगी, क्योंकि डेल्टा एक्स तो आना है, चेंज आना है। तो यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी यूज हुई जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट्स। कि जो ये जो चेंज आया है एक्स में, दैट चेंज इज नथिंग बट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, इट इज टेंड्स टू जीरो, ये ऑलमोस्ट जीरो है, इट इज़ नॉट जीरो बट इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो। सो उसको हमें क्या करने के लिए हम क्या कहेंगे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म। अब सिंप्लीफाई फॉर्म के आगे हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, टेक लिमिट दैट इज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अगर ये जो चेंज है डेल्टा एक्स का, ये जीरो को अप्रोच करे, बिल्कुल करीब जीरो के हो, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, ये लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो दैट इज, और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये दोनों तरफ हमने ले ली ऑन बोथ साइड्स, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, एंड यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स। सो ये हमारा हो गया स्लोप, इस चीज़ को हम कहते हैं स्लोप। ये हमारा कंप्लीट स्लोप है which is defined as it is the change in y with respect to change in x when change in x is approaching to zero। जो x में जो चेंज आया है that is approaching to zero। याद रखिए यही फॉर्मूला आपको डिफरेंट टर्म्स में भी मिल सकता है, यही फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल सकता है कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो दैट इज, और वो हो जाता है क्या, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स की जगह पे लोग सिर्फ एच रख देते हैं, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, तो एक्स डेल्टा एक्स की जगह पे एच आ गया। अब एच क्या है, ये वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है, एच इज़ दी वेरी माइन्यूट चेंज इन एक्स, और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप ये रखें, ये अक्सर यूज़ ये होता है, बट हमारे बुक में ये चीज़ यूज़ हुई है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द बुक्स यूज़ यही करते हैं डेल्टा एक्स, तो इसलिए मैंने आपको इस टर्म से समझाया। तो ये हो गया आपका चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो ये हो गया आपका स्लोप, जो कि इस प्रोसेस को, इस पूरे मेथड को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने का तरीका ये होता है, एक ये हो गया उसकी ग्राफिकल मीनिंग से हमने उसका मेथड निकाला। अब ग्राफिकल मीनिंग ना हो, अगर हम उसको छोड़ भी दें, ये पूरा प्रोसेस ना भी करें, तो किस तरह हम स्टेप वाइज इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी एक मेथड है। तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, सिंपल। ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहे ये हम जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हमने किसी भी फंक्शन का अभी तक डेरिवेटिव या उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझा है कि ये चीज़ आखिर है क्यों ज़रूरी, क्योंकि इसका स्लोप निकालने के लिए आपको ये फंक्शन करना ज़रूरत पड़ेगी, इस लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये लिमिट आप नहीं पुट करते तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव नहीं होगा, वो आपका सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड विल ऑलवेज टच एट द 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व वेयर द टेंजेंट विल टच ओनली 1 पॉइंट ऑफ द कर्व। अगर टेंजेंट बनाना है इसको, टेंजेंट क्योंकि स्लोप होता है, और टेंजेंट बनाना है इसको, तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर टच करेगी। तो एक पॉइंट पर टच करने के लिए इस चेंज को हमें जीरो बनाना होगा। वो कैसे होगा, लिमिट पुट कर लें कि इट इज़ इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, इट इज़ इन द अप्रोचिंग टू जीरो। आई बात समझ में? चलें, अब ये तो हमारा हो गया ये वो वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने ग्राफिकल मीनिंग से बिल्कुल डायग्राम्स की मदद से हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल 4 स्टेप्स, जिसकी मदद से आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको 2 और मेथड सिखा देता हूँ। चलो उसके लिए एक मेथड 4 स्टेप्स वाला, और एक मेथड जो है आप प्रोसीजरल मेथड है, वो आपको स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा बाय वर्ड्स। आप वर्ड्स को फॉलो करें, आपका मेथड हो जाएगा। चलें, वो किस तरह होगा। एक एप्पल ने इतना काम खराब कर दिया, और यकीन माने ये उसकी कुछ भी नहीं है, उस चीज़ की हम जस्ट ABC पढ़ रहे हैं जो न्यूटन ने की थी। उसके पीछे जो ब्रांच खड़ी कर दी उसने मैथमेटिक्स की, उसने तो बेशक थोड़ा ही काम किया, आगे आने वालों ने बहुत काम किया, बट स्टार्ट तो उसने किया। The pioneer has always the largest importance, or has the lion's share in the succession of the any field of mathematics। चलें,
अब क्या कर रहे हैं हम, चारों स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, द स्टेप्स टू डिफरेंशिएट एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन। याद रहे, एनी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएबल फंक्शन को ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ये है कि अगर उसकी लिमिट, वो जो लिमिट थी वो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट स्टेप में हमने डिफरेंट लिखा था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, अगर ये पूरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है इट मीन्स इट इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर नहीं करती तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, तो कैसे करेंगे, वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला, आपको एफ ऑफ एक्स तो मिला हुआ है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स तो मिला हुआ है, दैट इज गिवन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करें। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, इट मीन्स उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया डेल्टा एक्स, वो किस तरह आया वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स माइनस कर दें। इट मीन्स अब क्या हो गया कि जो चेंज आया था उसमें से वो फंक्शन माइनस कर दिया तो आपको मिल गया जस्ट चेंज। ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इट मीन्स चेंज प्लस ओरिजिनल फंक्शन। अब चेंज प्लस ओरिजिनल फंक्शन में से हमने चेंज ओरिजिनल माइनस कर दिया तो चेंज मिल गया, ठीक है। नंबर थर्ड स्टेप, अब ये चीज़ आपको मिल गई, अब आप क्या कर दें, जस्ट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, ये जो चेंज इन एक्स वाई आया है इसको डिवाइड कर दें चेंज इन एक्स के साथ, डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, नंबर 4, फाइंड द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑफ दिस फंक्शन। ये 4 स्टेप्स हो गए, सिंपल। और अगर इस चीज़ को मैं अगर उस साइड भी डिफाइन करूं तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि ये y एफ ऑफ एक्स था, x में चेंज आया तो डेल्टा y हो गया, ये y एफ ऑफ एक्स ही होता है जो कि उधर जाके माइनस हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा y हो गया। इट मीन्स दैट इज़ द चेंज इन y। और मैंने क्या कर दिया, चेंज इन x फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू दोनों तरफ डिवाइड करके, और यहाँ पे भी मैंने लिमिट फाइंड करनी होगी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। ये दोनों साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ होगी। स्टेप्स ये हैं, चेंज इन एक्स, हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है, देन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, देन उसको हमने डेल्टा एक्स के हिसाब से डिवाइड करना है और उसकी लिमिट फाइंड करनी है। 4 स्टेप्स हैं। तो आप ये स्टेप्स याद करें तो आपकी मर्ज़ी, वो मेथड ये समझ लें वो आपकी मर्ज़ी, या फिर इससे एक ईजी मेथड है जो वर्ड्स को फॉलो करता हुआ, आप वो मेथड करेंगे तो आप वर्ड्स को फॉलो करते जाएं, आपका ऑटोमेटिकली चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ये मेथड देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। वो अक्सर लोगों को वो चीज़ ही नहीं पता होती कि वो किस तरह होती है। सो अगर हम वर्ड्स को फॉलो करते हुए ये पूरा स्टेप्स फॉलो करें, ये कैसे होगा, वो सिंपल है। आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये तो आपको मिला हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मिला हुआ है। अब आप क्या कहें कि आपने क्या कह दिया कि एफ ऑफ एक्स में थोड़ा सा चेंज आ गया डेल्टा एक्स का, एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया डेल्टा एक्स का, तो एक्स थोड़ा चेंज हो गया। मैंने क्या कहा था, एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स किसी पर डिपेंड नहीं करता, वाई एक्स पर डिपेंड करता है। तो अगर एक्स में चेंज आया है तो वाई में भी चेंज आएगा, तो जब एक्स में चेंज आया तो वाई में भी चेंज आएगा। तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि अगर एक्स में चेंज आया है तो वाई में भी डेल्टा वाई चेंज आया होगा, थोड़ा सा चेंज एक्स में आया, थोड़ा सा चेंज वाई में आ गया, ठीक है। फर्स्ट चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम कहेंगे कि अगर ये y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए, या सब्ट्रैक्ट y ऑन बोथ साइड, या इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाए, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसको और सिंप्लीफाई करके लिख लें आप, माइनस डेल्टा एक्स, वाई क्या हो जाएगा, जस्ट y हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मिला हुआ है y एफ ऑफ एक्स है, हमने लिख दिया। तो ये हो गया चेंज इन y। हमारा सेकंड स्टेप जो था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करें, उसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करें, तो वो क्या है, चेंज इन y है, वो इस वर्ड्स में हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अगली चीज़, हम ये चेंज इन y तो फाइंड करें, पर किसके हिसाब से करें, ये चेंज किसके हिसाब से आया है, ये चेंज आया है x के हिसाब से।
तो हम क्या कहेंगे कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि जो कैमरा की रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट थी वो मीट हो गई थी, तो इसीलिए हमने दोबारा से वीडियो को वहाँ से रिज्यूम किया। अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिया हमने, तो हमने दोनों तरफ ये लिमिट ले ली, तो यहाँ पे भी लिमिट आ गई, यहाँ पे भी आ गई, और ये बिल्कुल सेम फंक्शन। अब याद रहे ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया इन स्टेप्स के साथ, कि मैंने क्या कहा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स में चेंज आया तो वाई में भी चेंज आएगा। अब वाई का जो फंक्शन था वो इधर चला गया, वो फंक्शन बन जाएगा, हमने दोनों तरफ एक्स से डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और फंक्शन ले लिया, लिमिट ले ली दोनों तरफ। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या चीज़ होती है, इस पूरे फंक्शन को हम डी वाई ओवर डी एक्स ले सकते हैं। इट इज चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, बट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। इट मीन्स ये जो कंप्लीट चीज़ है ना, ये इसके इक्वल है, जो हम कहते हैं ना कि डी वाई ओवर डी एक्स डेल्टा ए वाई वन डेल्टा एक्स, ऐसे भी नहीं कह सकते आप इसको ऐसे भी नहीं कह सकते। ये कब इक्वल होगा, ये इक्वल तब होगा जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करे 0 को, यहाँ पे जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करे, ये दोनों डेल्टा हैं और इसकी जो साइन है वो कैपिटल और स्मॉल केस के अंदर आ रही है। तो ये जो पूरा फंक्शन है लिमिट अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज कम्प्लीटली इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, इधर लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये पूरा फंक्शन एक्स के हिसाब से चेंज हो गया और इसकी लिमिट भी इसी के अंदर सम अप हो गई। और दूसरी बात, ये एक जस्ट सिंबल है, y के ऊपर d ओवर डी एक्स का ऑपरेटर लगा है जो बन चुका है dy ओवर डी एक्स। ये d ओवर डी एक्स या dy ओवर डी एक्स का रेशो नहीं है, आपने dy ओवर डी एक्स को डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे आपने जस्ट क्या किया है, आपने इसका रेशो ले लिया है। अब जब रेशो आ गया तो इट मीन्स, सॉरी रेशो नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है, उसकी जस्ट सिंबल है और ये कंप्लीट इक्वल है इसके। लोग हमेशा इन दोनों में डिफरेंस करने में कन्फ्यूजन लेते हैं, तो उसकी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या कह दिया कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इट मीन्स ये कंप्लीट फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है। तो ये 3-4 मेथड्स है जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरह आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट कर सकते किसी फंक्शन को। एक और मेथड, चलो एक और मेथड समझा देता हूँ आपको, बोनस के ऊपर बोनस, यहाँ जैसे हम होटल पे कहते हैं ना, ग्रेवी के ऊपर ग्रेवी मिल रही है आप लोगों को। अच्छा, अब वो फंक्शन, वो मेथड क्या है, वो मेथड सिंपल ये है कि अगर आप क्या कहते हैं कि सिंपल, थोड़ा ग्राफ बना लेता हूँ आपको इजीली, छोटा सा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये पॉइंट आपने मान ली x, ये पॉइंट मान लिया आपने a, ठीक है, और सॉरी ये आपकी पॉइंट a थी और ये पॉइंट आपकी x हो गई। अच्छा, तो ये हो जाएगा f ऑफ a और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपल f ऑफ x। ऐसे क्यों, क्योंकि ये y है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट x है तो f ऑफ x, यहाँ पे कोऑर्डिनेट a है तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a। तो ये पॉइंट्स हो गए दो। अगर मैं इसका दोबारा सेम कॉन्सेप्ट से निकालूं, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन x चेंज इन y। तो चेंज इन x क्या आया है, चेंज इन x आया x माइनस a, इस कंप्लीट लेंथ में से ये कंप्लीट लेंथ माइनस कर दो, x और a, ये हो जाएगा x माइनस a यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ठीक है, सेम चीज़। अब हम क्या कहें, तो अगर हम इस चीज़ को इस तरह कह दें कि चेंज इन y, मैं इसको ऐसे कहता हूँ डेल्टा y ओवर डेल्टा x, चेंज इन y वन चेंज इन x, तो चेंज इन y क्या आया है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दैट इज x माइनस a, x माइनस। अच्छा, अब लिमिट x माइनस a कब, ये तो चेंज इन y है पर डेरिवेटिव कब होगा, जब इसकी लिमिट x माइनस a अप्रोच करेगी 0 को। तो x माइनस a अप्रोच करेगी 0 को, तो x अप्रोच करेगा a को, सिंपल, उधर चला गया। तो इस चीज़ को हम क्या कह देंगे कि लिमिट
एक्स अप्रोच टू ए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस मेथड से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये अगर ये कंडीशन सॉल्वेबल लगेगी तो आप इसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चौथा कॉन्सेप्ट या पांचवा कॉन्सेप्ट जो भी जितना भी था हमने वो भी समझ लिया। अच्छा, तो ये तो चीज़ें हो गई हमारी थ्योरी, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि क्या हम किस तरह किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये कंप्लीट मेथड्स हमने समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं किस तरह हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन लेके हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बट इस पूरे मेथड को, ये जो चार मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड्स को कहते क्या हैं? इस मेथड्स को कहते हैं कि डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन या विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। इसको हम बाय डेफिशिएंट डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम इसको बाय डेफिनेशन, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करती है, ये अगर फाइंड कर लेते हो आप, तो इट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वहीं पे वो डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आपने इसकी बाय डेफिनेशन इसको डिफरेंशिएट किया है, उस फंक्शन का आपने वैल्यू फाइंड कर ली है। एफ ऑफ एक्स में से वो ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको अक्सर ऐसे भी लिखा जाता है y प्राइम जो फंक्शन है, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखा जाता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या फिर f प्राइम ऑफ x भी लिखा जाता है कि f x के अंदर चेंज आ गया, या फिर d एफ ऑफ एक्स भी लिखा जाता है कि एफ ऑफ एक्स में चेंज आया मतलब कि उसका डिफरेंशिएट हो गया, या फिर वो होता है डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये काफ़ी मेथड हैं, या फिर जस्ट डी एफ ऐसे भी लिखा जाता है। तो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आप जैसे कर लें, हम ज़्यादातर ये और ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे क्योंकि ईजी हैं, उस तरह जाने के लिए कन्फ्यूजन ना लें तो अच्छा है। एक फंक्शन लेते हैं, उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं बाय डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस तरह होंगे कि अगर मैं लिख दूं कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो बच्चे डायरेक्ट बताएंगे सर 2x, तो वो 2x तो है, पता है, वो आपने एक रूल लगाया है जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, पर वो रूल भी कहाँ से बना, वो इस डेफिनेशन से बना। तो उस डेफिनेशन को हमने पूरा समझा, अब उसकी वजह से हम कोई डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ। सो फंक्शन क्या लेते हैं हम, सबसे पहले हम फंक्शन लेने वाले हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। एफ ऑफ एक्स सी है, कांस्टेंट है। अब याद रहे मैंने क्या कहा कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एक्स वाई में कितना चेंज है एक्स के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग देखें, दिमाग आपका क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट चीज़ में कितना चेंज आएगा एक्स के हिसाब से। अब कांस्टेंट चीज़ में कैसे कोई चेंज आएगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में जब चेंज नहीं आ सकता तो इट मीन्स कांस्टेंट का जो चेंज है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ कांस्टेंट है। इट इज़ नॉट सपोज टू बी चेंज, वो कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं हो सकती, तो इसका जो चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन हम डायरेक्ट कहते हैं कि कांस्टेंट का चेंज जो होता है वो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। और बाय डेफिनेशन उसको किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, दैट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि लेट सपोज वाई इक्वल्स टू सी, क्योंकि हमें पता है कि y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। मेरा मेथड ये है तरीका करने का, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको चार मेथड समझाया किसी से भी कर सकते हैं। अच्छा, y इज इक्वल्स टू सी, मैं क्या कहता हूँ कि c में अगर चेंज आए तो y में भी चेंज आएगा डेल्टा y, पर c में चेंज कैसे आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x में अगर चेंज आया तो y में भी चेंज आएगा। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो चेंज कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। y में कितना भी चेंज है कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे होता cx तो ये हो जाता x प्लस डेल्टा एक्स, बट यहाँ पे x ही नहीं है ना, तो जब x ही नहीं है तो y में चेंज ज़रूर आएगा, कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा।
ठीक है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी माइनस वाई। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं डेल्टा वाई सी माइनस सी, क्योंकि वाई भी सी ही था, तो सी माइनस सी। और अगर हम फाइंड करें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हो जाएगा 0 अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि सी में से सी माइनस हो गया, 0 अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अब हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 इंटू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन का जो चेंज है वो 0 है, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो 0 है। तो इट मीन्स कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा, मैं डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ले लूँ, वो 0 होगा। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, डी ओवर डी एक्स, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें x ना हो, अगर हम चेंज इन x फाइंड कर रहे हैं, अगर इधर x नहीं है तो वो 0 होगा, सिंपल। हम चेंज इन x फाइंड करना चाहते हैं, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ही x नहीं है तो इसका चेंज 0 आएगा। आई बात समझ में? तो ये इस बाय डेफिनेशन हमने फाइंड कर लिया। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, समझ लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है। पर हाँ, अगर मैं कहूँ d ओवर डी सी, सी इक्वल्स टू, अब क्या हो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू c नॉट x, c के हिसाब से क्या चेंज आएगा। अब c में क्या चेंज आएगा वो हम बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे, वो तो मुझे पता है 1 ही होगा, बट बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। वो डेफिनेशन की मदद से हम करने वाले हैं d ओवर डी सी इज इक्वल्स टू सी ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। बट वो कैसे होगा, बाय डेफिनेशन फाइंड किया जाएगा, क्योंकि हमने चेंज विद रिस्पेक्ट टू सी फाइंड करना चाहा और यहाँ पे सी है। हमने सब इससे पहले हमने क्या किया था, हमने x की मदद से फाइंड करना चाहा था और यहाँ पे x ही नहीं था, तो इसलिए ये चीज़ चेंज हो चुकी है। अब इस वक्त ये कंडीशन कुछ और है। सो नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं हम, वो फंक्शन ये है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरा तरीका, अब हम y को बीच में लाते ही नहीं है, ठीक है, y मतलब के रिप्रेजेंट सिंबल को, f ऑफ x y होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, हम कहेंगे कि x प्लस डेल्टा एक्स, अगर x में चेंज ले आए तो इस फंक्शन में भी चेंज होगा, ठीक है। वो कह रहा था ना सबसे पहले मैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x, वो 2x होगा। वो कैसे होगा, अभी वो ऐसे होगा, देखें। अच्छा जी, तो ये हो क्या हो गया, f ऑफ x, x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि x में चेंज आया तो उसमें भी चेंज आया होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या करना चाहते हैं हम, अब हम कहते हैं कि अगर ये x प्लस डेल्टा एक्स है, और सॉरी ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन में चेंज आया होल स्क्वायर, और कॉन्सेप्ट सही है, रिप्रेजेंटेशन का इशू है कि रिप्रेजेंट किस तरह करें इसको, कि बिल्कुल सही है। चलो x प्लस डेल्टा एक्स से हम ही लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट करने का नया तरीका देख रहे हैं, मैंने कहा था कि न्यू मेथड से देख रहे हैं, तो न्यू मेथड से इस तरह होगा कि x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब मैंने क्या कहा था, पहले इसको फाइंड कर लें, 4 स्टेप्स बताए थे ना। पहला स्टेप था x प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना, एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। फर्स्ट स्टेप था ये। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इसका डिफरेंस फाइंड करते थे f ऑफ x के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x खुद क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ हो गई। एक्स स्क्वायर हमने कट कर दिए। अच्छा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड कर लिया, उसका डिफरेंस फाइंड कर लिया, दैट इज़ 2x डेल्टा एक्स। अब इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी सिंपल, डेल्टा एक्स तो यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। अच्छा, ये चीज़ हो गई।
अब अगर इसका हम, ये है चेंज इन वाई, फंक्शन में जो चेंज आया, एक्स के हिसाब से लाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड थर्ड स्टेप बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स से कट गया। सो अभी हमारी चीज़ सॉल्व हो चुकी है। अब इसके हमने फोर्थ स्टेप में इसकी लिमिट ले लेंगे, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0, अच्छा ये हो जाएगा 2x डेल्टा एक्स। अब और कुछ नहीं करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये कंप्लीट चीज़ हमारी क्या थी, ये हमारा फंक्शन है, डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। मैंने कहा था ना कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इसी के इक्वल होता है। वो चीज़ हमने ये फाइंड कर ली है, उसको दूसरे मेथड से किया है। इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 2x प्लस 0, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया 2x। हमने पहले ही बता दिया था कि 2x होगा, बट यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने पहले बता दिया था, कि बिल्कुल ईजी चीज़ है ये। जब हम पावर रूल समझेंगे तो आप बिल्कुल चुटकियों के साथ कर सकते हैं। बट आया कैसे 2x, वो इस तरह आया। उस वक्त मैंने कैसे किया, बहुत ही झटके में कर दिया, पर ये चीज़ माइंड में नहीं हुई थी मेरे, ये चीज़ पूरी माइंड में नहीं की मैंने। इन चीज़ों की मदद से हम प्री डिफाइंड रूल्स फाइंड कर लेंगे, जिनकी मदद से वो चीज़ें चुटकियों में हो जाएंगी। तो वो प्री डिफाइंड रूल्स भी कहाँ से आते हैं, वो इस मेथड से आते हैं। ये एक दूसरा मेथड था। अच्छा, इसी चीज़ को उस मेथड से करते हैं जो मैंने आपको समझाया था कि मैं उस मेथड से करता हूँ, वो ईजी है। क्योंकि ये जो चीज़ साथ में बड़ी बड़ी बनती जा रही है ना, इससे मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो इसी चीज़ को हम उस मेथड से करते हैं, तो वो किस तरह होगा। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हम क्या कह देंगे, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और जो कि क्या है एक्स स्क्वायर है। y हमने एफ ऑफ एक्स के बराबर कर लिया तो y एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब सपोज करें कि x में थोड़ा सा चेंज आया है तो y में भी चेंज आएगा। सिंपल, x में चेंज आया तो y में भी चेंज आएगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा डेल्टा y, ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ के फॉर्मूला खुल जाएगा y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो यहीं पे लिख दें। y की हमने वैल्यू लिख दी, कट गया डेल्टा y 2x, डेल्टा x इनमें से कॉमन ले लें, ठीक है। इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन आ गया, ये एक था निकल गया, दो थे एक बच गया। हमने अभी डिवाइड कर देना है दोनों तरफ डेल्टा x के साथ, कट गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x 2x प्लस डेल्टा x अपॉन, अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक हमने कर लिया, पर अभी हम इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो वो क्या होगा, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, हम कह देंगे टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जब लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 दोनों तरफ हमने ले ली तो ये फंक्शन बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज़ लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 2x प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा x की लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, क्योंकि डेल्टा x की यहाँ पे 0 आ गया, आंसर आ गया 2x, दोबारा से 2x आ गया। अब देखें ये वही चीज़ वही है, सब सिर्फ वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स छोड़ दिए, उसकी जगह पे हमने रिप्रेजेंटेशन ले ली है y प्लस डेल्टा y इस तरह। अब उस चीज़ में जाने से अच्छा है कि ये मेथड मुझे इजी लगता है, क्योंकि इसमें वो एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स ये सारी चीज़ें रह जाती हैं और ये बिल्कुल इजी मेथड बन के आ जाता है आपके लिए। तो ये कंप्लीट इजी मेथड था। अब इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू बाय फर्स्ट डेफिनेशन, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट डेफिनेशन, हमने फर्स्ट डेफिनेशन के साथ इसको कंप्लीट सॉल्व किया है। और याद रहे फर्स्ट डेफिनेशन मेथड को एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है, एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है, ठीक है।
तो ये कंप्लीट मेथड था जिसकी मदद से हमने इसको डिफाइन, बाय डेफिनेशन हमने इसको डेरिवेटिव डिफाइन किया। अब कोई भी फंक्शन हो, अगर उसकी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ऑफ दैट फंक्शन चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एग्जिस्ट करती है, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स उसको अगर हम उसके लिमिट को फाइंड कर सकते हैं, दैट लिमिट इज़ नॉट अनडिफाइंड, तो अगर वो डिफाइन कर सकते हैं उस लिमिट को तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये प्रोसेस कर सकते हो तो वो डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं कर सकते तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम दूसरे 2-3 एग्जांपल लेते हैं और कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हैं। कुछ फंक्शंस हैं बाय डेफिनेशन करते हैं उनको, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही वन ऑफ द मोस्ट, आगे चल के आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंट फंक्शन आएंगे तो मुश्किल होता जाएगा। उसकी जगह पे हम जो डिफरेंट रूल्स डिफाइन कर लेंगे, वो ड्राइव रूल्स हमें इतनी हेल्प करेंगे कि हम डेफिनेशन को भूल ही जाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन को आपको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे प्रोसेस जिससे आप इतना डर रहे होंगे ये बीच में आएगा ही नहीं। इसकी आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, सेकंड एक्सरसाइज लेके 5 एक्सरसाइज जितनी भी करेंगे, आप ज़िंदगी में इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ये फर्स्ट डेफिनेशन मेथड यूज़ ही नहीं करेंगे। इतना ये मतलब कि आपको हेल्प कर रहा है दूसरे मेथड ड्राइव करने में। चलें कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। कुरियर वाले की कॉल है, उसको बाद में देखते हैं। चलें एक और फंक्शन ले लेते हैं हम, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, सॉरी रेडिकल एक्स, डेल्टा डेल्टा बोल के दिमाग में डेल्टा ही आ गया। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा इक्वल्स टू रेडिकल एक्स आ चुका है हमारा, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे लेट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है? रेडिकल एक्स है। ये हमने सपोज कर लिया। अब सपोज कर लें कि रेडिकल एक्स में थोड़ा सा चेंज आया डेल्टा एक्स, तो वो चेंज वाई में भी आएगा। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे रेडिकल के अंदर आया तो यहाँ पे रेडिकल दें, नहीं, ये y रेडिकल से बाहर था तो y बाहर ही आएगा डेल्टा y, ये रेडिकल के अंदर था तो ये रेडिकल में आएगा। कहने का मकसद ये है कि x में चेंज आया तो y में चेंज आया, सिर्फ ये कहने का मकसद है। यहाँ पे रेडिकल के अंदर आया तो रेडिकल के अंदर आएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये y बाहर था तो यहाँ रेडिकल y भी बाहर आएगा, डेल्टा y बाहर आएगा। सो अगले स्टेप में हम क्या कहेंगे? डेल्टा y फाइंड कर लें, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस y। तो y को किस तरह फाइंड करेंगे हम? y क्या है? डेल्टा एक्स, रेडिकल एक्स, डेल्टा बोल बोल के थक गया हूँ, रेडिकल एक्स सॉरी। अच्छा, अब क्या करेंगे? रेडिकल y अपॉन रेडिकल एक्स फाइंड, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रेडिकल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? अब करनी है इसकी लिमिट फाइंड। अब लिमिट फाइंड करने से पहले मैं कुछ अलजेब्रा करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इसका आंसर नहीं आने वाला। कैसे? क्योंकि अगर डेल्टा एक्स की लिमिट में 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन में 0 आ जाएगा। यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, रेडिकल एक्स रेडिकल से कट जाएगा तो 0/0, दैट इज़ अनडिफाइंड। हमें इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई डेल्टा एक्स रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेडिकल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को हमने कर दिया रेशनलाइज इन न्यूमरेटर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स। जस्ट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। अच्छा, एक शॉर्टकट भाई की तरह बता रहा हूँ, जब भी लिमिट के क्वेश्चन में रेडिकल आ जाए तो फर्स्ट हथियार आपका क्या होगा? रेशनलाइजेशन। उसको रेशनलाइज कर दो बस, और ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन उस तरफ चला जाएगा। 99% केसेस में इस तरह हो जाएगा आपका। अच्छा, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये a माइनस बी ए प्लस बी, देखें सेम चीज़ बन गई। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस रेडिकल एक्स होल स्क्वायर माइनस रेडिकल होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी ए प्लस बी, और अपॉन में रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स। अच्छा, एक और बात, सवाल की स्टार्ट में मुझे इसका आपको वैल्यू बतानी थी। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए आपका
टू रेडिकल एक्स, 1/2 रेडिकल एक्स आना चाहिए, ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाय डेफिनेशन हम उससे पहले ही ये आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो जब स्क्वायर छुड़ाएंगे तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगी इनकी, तो हो जाएगा ये x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेडिकल एक्स एक्स कट गया, आगे यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। चीज़ क्या बन गई आपकी, यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ रहा है साथ में, आगे मैं नहीं लिखने वाला, वो समझ ले कंटिन्यू है। तो ऊपर जस्ट बच गया डेल्टा एक्स, नीचे बच गया क्या, डेल्टा एक्स और एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सॉरी प्लस रेडिकल एक्स। अच्छा, अब डेल्टा एक्स भी कट गया, तो बच गया अपॉन एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रेडिकल एक्स। अच्छा, अब हमारा फंक्शन लिमिट फाइंड करने के काबिल हो चुका है, और हम क्या कर देंगे, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो इस हिसाब से इस तरफ मैं नहीं लिख रहा, आप समझ लें कि वो क्या लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रेडिकल एक्स। इस हिसाब से हमारा फंक्शन क्या हो चुका, हमारा फंक्शन हो चुका, लिमिट पुट कर दें डायरेक्ट, वो हो जाएगा एक्स प्लस 0 प्लस एक्स, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये आ गया रेडिकल एक्स, तो ये हो गया 1/2 रेडिकल एक्स, जो कि हमारा और कुछ नहीं, हमने पहले लिख दिया था।